अभिषेक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर मैंने अभी पीरामल इंटरप्राइजेज का शेयर खरीदा था जब डिवर्जन हुआ था जी 1133 रुपये में, और अभी चल रहा है 1024 रुपये। जी सर क्या होल्ड करना चाहिए या सेल करना ये चाहिए? आपने डीमर्जर के बाद खरीदा, राइट? या करेक्ट। ओके, और अब आप कितना समय इसको दे सकते हैं? सर हम इसको अभी 3-4 महीने तो दे ही सकते हैं आराम 3 से 4 महीने दे सकते हैं। चलिए, तो सर्वेंद्र, ये सवाल मैं चलिए 2 हिस्सों में पूछता हूं। पहला तो इनके लिए, इन्होंने 1133 के दाम पर खरीदारी की है, 80 शेयर हैं, 1024-25 का मौजूदा स्तर है। दूसरा उन निवेशकों के लिए जिन्होंने इसमें डीमर्जर से पहले निवेश किया हुआ है, जहां पर डीमर्जर हुआ है, 4 शेयर भी हैं और एकदम से देख के घबरा भी गए होंगे इसका भाव। तो इन दोनों तरह के निवेशकों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, करंट सेटअप्स में जहां मैं बोलूं आपको, तो देखिए इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे आपको ये मान के चलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म जब तक सेटअप्स तो अभी हाई टॉप हाई बॉटम आप देखें, उस फिगर उस नजर से देखें, या आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस और शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स को देखें, तो आई थिंक फिलहाल तो उनके ऊपर चलता हुआ है स्टॉक। बट वही लिस्ट रिस्क एरिया में आ गया है। आई थिंक 1000 का साइकोलॉजिकल जो मार्क है, 994 टू बी प्रिसाइज, ये आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर रखना चाहिए। 994 के नीचे अगर बंद करेगा तो वापस थोड़ा फिसलेगा, और उस केस में आपको ये स्टॉक वापस तकरीबन 860-880 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट जब तक वो नहीं होता, सो जब तक हम 994 के ऊपर बने हुए हैं, आई थिंक मोमेंटम यहाँ पॉजिटिव है, और ऊपर में 1130-1140 के टारगेट्स यहाँ से दोबारा अटेम्प्ट होंगे। अभी फिलहाल उसी रेंज को अटेम्प्ट करके आया है, दोबारा भी वहीं जाएगा। आई थिंक 1130-1140 के टारगेट्स, 994 का स्टॉप लॉस, करंट स्तरों से यही रहा है। तो आप बने रहें 995, 994, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1130, 1140 पहला टारगेट आपको सर्वेंद्र दे रहे हैं। अब चलते हैं इंदौर। रोहित जैन हमारे साथ मौजूद है वहां बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। मेरे पास एनबीसीसी के 5000 शेयर हैं 34 के प्राइस पे, रिसेंटली बाय है मेरा। और इसके अलावा मोरपिन लैब है, 2000 के शेयर हैं 3450 के प्राइस पे। अच्छा, तो जैन साहब ये छोटे डिजिट वाले स्टॉक्स आपको ज्यादा पसंद है क्या? मैं अभी एक्चुअली मैंने रिसेंट स्टार्ट किया है, मैंने ट्रेडिंग में भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे। तो सर जब आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है तो हमेशा आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक, या पहले वो क्वालिटी के स्टॉक जो कि ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, जहां वॉल्यूम अच्छा मिलता है, जहां कंपनियां बेहतर हैं, उनको पहले आप नहीं चुनेंगे? मतलब ये भी खराब नहीं है, लेकिन वो नहीं चुनते आप कभी? मैं थोड़ा शॉर्ट, मतलब जिसका प्राइस अंडर 50 या अंडर 60 रहता है, एक्चुअल में उसमें ट्रेडिंग कर रहा था। ऐसा क्यों, कुछ खास वजह है जैन साहब? नहीं, मतलब इसमें शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है इस वजह से। अच्छा, कि 10-20 पैसे भी ऊपर नीचे होते हैं तो अपना मार्जिन, मतलब अच्छा, आप ज्यादा बड़ी क्वांटिटी लेके छोटे 10 पैसे 20 पैसे के डिनोमिनेशन में छोटे मार्जिन ओके। सर्वेंद्र, एक एनबीसीसी, एक मोरपेन लैब, 2 नाम इनके पास हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है एक में, एनबीसीसी में एटलीस्ट, क्या करना चाहिए इन्हें? चलो देखिए, पहले तो सीएनबीसी के माध्यम से ये तो एक चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप नंबर्स में थोड़ा कमाना चाहते हैं, 10 पैसे 20 पैसे, आप परसेंटेज में कमाना चाहते हैं। तो 10,000 रुपए का स्टॉक अगर 10% चलेगा तो भी 1000 रुपए बनेंगे, और 100 रुपए के अगर आप 10 शेयर लेके 10,000 के बैठे होंगे और वो 10% चलेंगे तो भी 1000 रुपए बनेंगे। तो हमेशा परसेंटेज में सोचें, कभी ऐसे नहीं सोचें, ये गलत सोच है। हमेशा परसेंटेज में सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा हमेशा परसेंटेज में ही बनता है। तो चाहे बड़ा हो स्टॉक या छोटा हो, अगर आपने परसेंटेज रिटर्न बनाया है और परसेंटेज में स्टॉप लॉस भी डिसाइड किया है, तो दोनों में आपको परसेंटेज ही देखना है, पैसे नहीं देखने, मेरे हिसाब से। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और मैं कहता हूं यही कारगर राय है, क्योंकि इससे आप छोटे छोटे स्टॉक्स में फंसेंगे नहीं। देखिए, मोरपेन लैब्स का तो मैं क्या बोलूं, सबसे पहले आई थिंक कोई बहुत स्ट्रांग व्यू यहाँ नहीं है। आई थिंक बहुत एक्टिव कवरेज का स्टॉक नहीं है, और फ्लेवर में भी नहीं है। बट आई थिंक क्योंकि इनका ऑलरेडी ट्रेड है, तो यहाँ मुझे इनको राय देनी है। मेरा थॉट ये है कि 30 रुपए 32 पैसे, 30 रुपए और 32 रुपए की जो रेंज है, ये इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हैं। तो अब ट्रेड में हैं तो बने रहें, उस रेंज के नीचे कहीं स्टॉप लॉस रखें। और ऊपर में मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, तो आई थिंक ऊपर में 39-40 के लेवल्स यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि अभी पूछ रहे हैं, इसलिए ट्रेड में बने रहें, बट मेरा कोई बहुत फेवरेट नहीं है। और दूसरा जहां तक आया एनबीसीसी, वहां अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे एक मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन पूरा है, और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जिस तरह के सेटअप चल रहे हैं, ऊपर में 40-42 रुपए के स्तर यहाँ पे भी आने चाहिए। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आपका 32 रुपए के नीचे एक होना चाहिए। तो जैन साहब, आपको दोनों ही स्टॉक को लेकर रणनीति बता दी गई है, लेकिन बस एक ही चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि छोटे स्टॉक्स में
कभी जब सिचुएशन थोड़ी अनफेवरेबल होती है तो फंसा बहुत ज़्यादा लंबे अवधि के लिए आप फंस सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर बाज़ार में उसको छोटा दाम मिल रहा है तो उसकी कोई वजह होगी, तभी वो छोटे दाम पर है, वरना वो छोटा दाम क्यों होता। तो आप बाकी खुद ही आप समझदार हैं। चलिए, अच्छा, अब कुछ सवाल फेसबुक या सोशल मीडिया के ज़रिए आ रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जो पहला सवाल मेरे पास आया है वो आया है अजय जी का। इनके पास डायनामेटिक टेक के 60 शेयर हैं। क्या करना चाहिए इसमें? अगर आप सर्वेंद्र इसके चार्ट देख पा रहे हैं तो। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, राइट? जी जी जी, मैं चार्ट पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ओवरऑल तो अगर आप देखें तो एक अच्छा करेक्शन यहाँ मुझे लगता है पूरा हो गया इस साल का। और अब अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 15 दिन से देखें तो स्टॉक कंसिस्टेंटली आप देखिए हायर हाइस पोस्ट कर रहा है, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म सारे सपोर्ट्स पकड़ के अच्छे से चल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। और मेरा थॉट ये है कि इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं टारगेट्स निकालूं तो मुझे लगता है कि तकरीबन 2500-2550 के स्तर यहाँ पे आपको ऊपर में आते हुए दिखने चाहिए। तो ट्रेड में बने रहें। 2340 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। अच्छा, सत्यवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने NIT के 350 शेयर लिए हैं, एवरेज 445 के हिसाब से। जी, और कितना समय इसको अभी आप और देंगे सिंह साहब? सर, अगर इसका फ्यूचर ठीक है तो मैं टाइम दे दूंगा। ओके ओके, आप गाइड करेंगे वैसे। सर्वेंद्र जी, इन्होंने खरीदारी तो कर रखी है NIT में करीब 445 रुपए के दाम पर 350 शेयर हैं। अभी 95 रुपए पर शेयर का लॉस है। ये समय दे सकते हैं अगर सिचुएशन ऐसी है तो। क्या करना चाहिए ना? देखिए, अच्छा एक सेटअप तो फिलहाल बन रहा है, और अच्छा एक कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे बन रही है। मैं बता दूं, तकरीबन नीचे के अगर आप दायरे देखें तो 340 के आसपास, और फिलहाल ऊपर में अगर आप देखें तो 370 के आसपास। तो एक अच्छा टाइट रेंज में रहा है ये 2-2.5-3 महीने से है। और मेरा मानना है कि ओवरऑल मैं रेंज को देखता हूं तो मुझे कंसोलिडेशन बुलिश लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट, चांसेस ऑफ द ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ज्यादा हैं। और जब ऊपर की तरफ के ब्रेकआउट होंगे तो मेरे साथ टारगेट्स आएंगे 410-420 के। तो ट्रेड में बने रहें और 340 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। तो 340 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और बने रहें, आपको राय दी गई है। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश पाठक हैं जो कि सूरत से मौजूद हैं। पाठक साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पाठक साहब, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मैंने सर वाटेक के 2000 शेयर लिए थे एट द रेट 330। 2 फरवरी को लिए थे इस साल ही। ओके, और तो अभी उसका रेट कुछ बढ़ नहीं रहा है सर। कितना समय अभी और दे सकते हैं आप इसे पाठक साहब? और 6 महीने दे सकता हूँ सर। 6 महीने और दे सकते हैं। सर्वेंद्र, वाटेक वबाग ये शेयर एक तरफा चला था एक समय पर, उसके बाद से वापस कंसोलिडेशन में ही है। 2000 शेयर इन्होंने लिए हैं 330 रुपए के दाम पर, 24-25 रुपए पर शेयर घाटा है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, इसका रेफरेंस पॉइंट मैं पकड़ूंगा 2017 से, क्योंकि उसके पहले जाएंगे तो उसके पहले ये टॉप आउट हो चुका था। बट 17-18 में जहां काफी सारे मिड कैप्स टॉप आउट हो गए थे, वहां ये टॉप आउट हो गया था, और वो स्तर तकरीबन 750 के आसपास के थे। तो आई थिंक वहां से एक अच्छा करेक्शन 750 से जो चीज 100 हो जाती है आई थिंक, और जो स्टॉक उतना बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेड में बने रहे। आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा मीडियम टर्म कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ बन रहा है। इनका लेने का भाव कोई बहुत खराब नहीं है, टाइमिंग भी कोई बहुत बुरी नहीं है, कोई बहुत ऊपर के भाव से नहीं फंसे हुए हैं, ना ही बहुत टाइम देके बैठे हैं। तो आई थिंक इसको दे दें टाइम, 9 से 12 महीने दे दें। मेरा मानना है कि तकरीबन 360 to 380 ये टारगेट्स यहाँ पे मेरे हिसाब से ऊपर में यहाँ पे आने चाहिए। और ट्रेड में अगर बने हैं तो 240 के स्तर का ध्यान रखें, 240 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से ही अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। करीब करीब फिलहाल तो घाटा है, लेकिन बने रहना ज्यादा बेटर रहेगा।